बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत के साथ होंगे। बच्चे, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री यूनिट नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को लेकर डिस्कशन करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखा था कि किस तरह से डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन को जो है वो डिस्कवर कर रहे थे। अब बच्चे, उसी से हम लोग बात को लेकर आगे चलेंगे कि जब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी तो बहुत सारे साइंटिस्ट फिर उस इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना स्टार्ट हो गए। और जब बहुत सारे साइंटिस्ट उन इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे थे तो उन्हीं साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है गोल्डस्टाइन। बच्चे, इस गोल्डस्टाइन के सर के ऊपर सहरा बांधा जाता है कि इसने बोला था कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जब किया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कुछ और रेस भी होती हैं जिनको हम लोग आगे चलकर प्रोटॉन का नाम देंगे। लेकिन किस तरह से गोल्डस्टाइन ने रेस को डिस्कवर किया, आज के लेक्चर में हमने उसी को लेकर बात करनी है। बच्चे, जो प्रोटॉन की डिस्कवरी है ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। मतलब गोल्डस्टाइन का खुद का कोई इरादा नहीं था नई रेस डिस्कवर करने का। बाय चांस ये वाली जो रेस हैं वो डिस्कवर हुई। कहा जाता है, हर बुक्स के अंदर लिखा जाता है कि इसने भी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन ये जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कर रहा था ये सिर्फ़ और सिर्फ कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना चाहता था। मतलब वो देखना चाहता था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर किस किस्म का चार्ज है। अगर हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें तो ये किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा। तो इस तरह से ये उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना चाहता था। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो बच्चे, एक्सपेरिमेंट करते हुए मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल होते हैं। एक इलेक्ट्रोड को हम लोग नाम देते हैं एनोड का और एक इलेक्ट्रोड को हम लोग नाम दे रहे होते हैं कैथोड का। अब जब गोल्डस्टाइन एक्सपेरिमेंट करना चाहता था तो उसको कैथोड के तौर पर रखने के लिए कोई भी मेटल मिल नहीं रही थी। तो उसने क्या किया कि बेसिकली हम लोग किचन्स के अंदर जो सिंक इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर आप लोगों को डायग्राम भी शो हो रही होगी, उसने इसी सिंक को उठाया और उसको उठाकर एज आ कैथोड इस्तेमाल कर लिया। इसी वजह से चूँकि इसके अंदर छोटे छोटे सुराख मौजूद होती हैं तो सुराखों की वजह से हम लोग बोलते हैं कि दिस वन इज़ नोन एज द परफोरेटेड कैथोड। तो गोल्डस्टाइन का बिल्कुल सारे का सारा प्रोसीजर वही था कि ग्लास की बनी हुई ट्यूब थी, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स थे, उसने एक बैटरी रखी हुई थी, उसके अंदर गैस को रखा गया था लो प्रेशर के ऊपर। सारे का सारा एक्सपेरिमेंट वही था, सिर्फ उसके अंदर एक चेंज थी, वो भी बाय चांस थी कि उसने यहाँ पर जो कैथोड इस्तेमाल किया था दैट वाज द परफोरेटेड कैथोड। और फिर उसने सेम वही चीज़ें की कि उसने बैटरी को ऑन किया, हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया गया तो जो कैथोड रेस थी वो मूव करना स्टार्ट हुई फ्रॉम कैथोड टू एनोड। लेकिन उसने देखा कि हम लोग ये चीज़ तो स्टडी करते हैं, लास्ट जो हमने डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट पढ़ा था उसके अंदर हमने ये चीज़ जो थी वो नोट डाउन की थी कि हमारे पास कैथोड रेज होती हैं, वो कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल करती थी और यहाँ पर जाकर कोई ना कोई ग्लो जो था वो प्रोड्यूस कर रही थी। लेकिन गोल्डस्टाइन ने देखा कि जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो सिर्फ एक ही साइड के ऊपर ग्लो प्रोड्यूस नहीं हुआ, बल्कि उसने देखा कि वो वाली वाल जो कि एनोड के ऑपोजिट है, या फिर कह लें कि कैथोड के ऊपर जो है दीवार, उसके ऊपर भी ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था। बात को समझें, जब जे जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया तो जे जे थॉमसन ने ये चीज़ ऑब्जर्व की थी कि सिर्फ और सिर्फ वो वाली दीवार जो कि कैथोड के ऑपोजिट है, या दूसरे अल्फाज के अंदर कह लें कि जो एनोड की पिछली दीवार है वहाँ पर सिर्फ ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था। लेकिन जब गोल्डस्टाइन एक्सपेरिमेंट किया तो यहाँ पर तो ग्लो प्रोड्यूस हो ही रहा था, उसने देखा कि कैथोड की पिछली दीवार के ऊपर भी जो है वो ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था। यहीं से फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी की जो थी वो बात स्टार्ट हुई। बेसिकली क्यों, किस तरह से जो है वो कैथोड रेज डिस्कवर होती हैं। बच्चे, कैथोड रेज सॉरी एनोड जो हमारे पास पॉजिटिव रेज हैं या जिसको हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं वो किस तरह से डिस्कवर हुई, इसको समझने से पहले आपको मैं सिर्फ एटम का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें समझना आसान हो। फिर इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर डिटेल से बात करेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। बच्चे, यहाँ पर सिर्फ दो बातों को समझिएगा कि कोई भी आपके पास एटम हो तो उसके सेंटर के अंदर मौजूद होता है न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस के बाहर एक सर्कुलर पाथ होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं शेल का।
इस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, जबकि सेंट्रल जो पोर्शन होता है जिसको हम लोगों ने न्यूक्लियस का नाम दिया, इसके अंदर मौजूद होते हैं प्रोटॉन या फिर इसके अंदर मौजूद होते हैं न्यूट्रॉन्स। अब यहाँ पर एयर ली गई थी एट लो प्रेशर। एयर से मुराद है कि यहाँ पर ली गई थी कोई ना कोई गैस। लेट्स सपोज हम लोगों ने हाइड्रोजन ली। बच्चे अगर हम लोग हाइड्रोजन के एटम की बात करते हैं तो इसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है एक प्रोटॉन, और इसके बाहर जो शेल रिवॉल्व कर रहे होते हैं उसके अंदर मौजूद होता है एक इलेक्ट्रॉन। अब बेसिकली हुआ क्या कि ये किस तरह से ये जो रेस थी वो डिस्कवर हुई। जैसे ही हम लोग हाई वोल्टेज जनरेटर मतलब बैटरी को ऑन करते हैं, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि कैथोड रे से, जो हमारे पास कैथोड है, इससे कुछ रेस निकलती हैं जिसको हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया था बच्चे। जब ये वाली रेस हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ जाकर कोलाइड करती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट कर देती हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल देती हैं। तो यहाँ पर आपके पास टकराने के बाद टोटल दो इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। एक वो इलेक्ट्रॉन जो कि कैथोड रे की शक्ल में आ रहा था, मतलब जिसको हम लोग नाम देंगे स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन का, टकराने वाला जो इलेक्ट्रॉन है। और एक हमारे पास वो वाला इलेक्ट्रॉन है जो कि इस एटम में से नॉकआउट हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे दिस वन इज नोन एज द नॉक्ड इलेक्ट्रॉन। तो जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, बच्चे एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो उसके ऊपर जो चार्ज आ जाता है दैट चार्ज इज़ द पॉजिटिव चार्ज। तो बेसिकली इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ चुका था, जब इलेक्ट्रॉन निकला तो इसके ऊपर चार्ज आ चुका था पॉजिटिव चार्ज। तो जब पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने ये बात की थी कि जो कैथोड होता है, कैथोड इज़ नेगेटिवली चार्ज, जबकि जो एनोड होता है दैट इज़ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अब इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद उस गैस के मालिक्यूल के ऊपर चार्ज आया पॉजिटिव। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गया टुवर्ड द कैथोड। लेकिन चूंकि वो जो कैथोड था वो परफोरेटेड था, सुराखदार था, तो वो उन सुराखों में से गुजर कर पीछे जाकर दीवार के साथ टकराया, जिसकी वजह से उस दीवार के ऊपर भी जो है वो ग्लो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन ये राइज होता है कि बाकी साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किए उन्हें फिर ये ग्लो क्यों नज़र नहीं आया। तो बच्चे इसका सिंपल सा आंसर ये है कि वो जो कैथोड इस्तेमाल करते थे वो परफोरेटेड नहीं था, वहाँ पर भी ये रेज़ प्रोड्यूस होती थी, लेकिन वो रेज़ जाकर कैथोड के ऊपर टकराती थी, और कैथोड के ऊपर टकराने के ऊपर ग्लो प्रोड्यूस नहीं होता। ग्लो सिर्फ तब प्रोड्यूस होता है जब ये रेज़ जाकर दीवारों के साथ टकराती हैं। और बच्चे दीवारों के साथ टकराने के ऊपर भी ग्लो इस वजह से प्रोड्यूस होता था कि ये जो दीवारें होती हैं इनको फ्लोरिसेंट पेंट किया जाता है, मतलब इनकी दीवारों के ऊपर ऐसी चीज़ें लगा दी जाती हैं कि अगर उनके ऊपर कोई भी रेज़ आकर टकराएगी तो वहाँ पर ग्लो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो चूंकि बाकी साइंटिस्ट ने जो कैथोड था वो परफोरेटेड इस्तेमाल नहीं किया था, तो इस वजह से उन्हें यहाँ पर किसी भी किस्म का ग्लो नज़र नहीं आया। लेकिन गोल्डस्टाइन जिसने बाय चांस एक परफोरेटेड कैथोड इस्तेमाल कर लिया, तो वो कैथोड में से रेज़ गुजर कर जाकर पीछे दीवारों के साथ टकराएं, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्लो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुआ। तो उन्होंने ये बात बोली कि सिर्फ कैथोड रेज़ ही प्रोड्यूस नहीं होती, बल्कि कैथोड रेज़ के साथ साथ ऐसी रेज़ भी प्रोड्यूस होती हैं जो कि कैथोड की पिछली दीवार के ऊपर जाकर जो है वो ग्लो प्रोड्यूस कर रही होती हैं। अब इन्हीं रेज़ को आगे चलकर प्रोटॉन या पॉजिटिव रेज़ का नाम दिया। खैर यहाँ तक हमने बात को समझने की कोशिश की कि किस तरह से प्रोटॉन या पॉजिटिव रेज़ की जो है वो सबसे पहले डिस्कवरी हुई। होप्स हो कि आप लोगों को यहाँ तक बात जो है वो क्लियर है। यहाँ तक किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो बच्चे आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी तौर पे मेरे से पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। जब ये रेस डिस्कवर हो चुकी तो उसने ये बात बोली कि न्यू टाइप ऑफ रेस वर ऑब्जर्व्ड मूविंग टुवर्ड्स द परफोरेटेड कैथोड। लास्ट लेक्चर के अंदर, पिछले लेक्चर को साथ साथ रिकॉल करते जाएं, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये बात बोली थी कि जो कैथोड रेस होती थी वो कैथोड से मूव करती थी टुवर्ड्स द एनोड। लाइक आप लोग डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं ये जाकर टकराते थे एनोड के पीछे वाली दीवार के साथ। लेकिन उसने देखा कि ठीक है, ये रेस तो प्रोड्यूस होती ही होती हैं, क्योंकि इसके ऊपर तो पहले ही जे थॉमसन ने बात कर ली थी। लेकिन उसने देखा कि ये जो परफोरेटेड कैथोड है इसमें से कुछ रेस गुजर कर कैथोड की पिछली दीवार के ऊपर जाकर जो है वो ग्लो प्रोड्यूस करेंगे। तो एक नई किस्म की रेज वहाँ पर डिस्कवर हुई जो कि मूव करती थी टुवर्ड्स द परफोरेटेड कैथोड एंड प्रोड्यूसिंग द ग्लो बिहाइंड इट, जो कि वहाँ पर जाकर क्या प्रोड्यूस करती थी, ग्लो प्रोड्यूस करती थी।
ही कार्ड दीज रेज एज अ कैनार रेज, उसने रेज को किसका नाम दिया? कैनार रेज का। बच्चे ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वाई द पॉजिटिव रेज आर नोन एज द कैनार रेज। बच्चे कैनाल का लफ्ज़ी मतलब होता है नाली, नाली या फिर सुराख। अब ये चूंकि रेस इन सुराखों में से गुजर कर ग्लो प्रोड्यूस कर रही थी, तो इन सुराखों में से गुजरने की वजह से रेस की डिस्कवरी हुई थी। इसी वजह से इन रेस को हम लोग जो है वो कैनार रेस का नाम दे रहे होते हैं। तो ये वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग इन रेस को कैनार रेस का क्यों नाम देते हैं, बिकॉज दे मूव फ्रॉम द परफोरेशंस ऑफ द कैथोड या फिर कैनाल्स ऑफ द कैथोड। तो इसी वजह से हम लोग इसको किसका नाम दे देते हैं? कैनार रेस का। अब बच्चे एक और चीज़, यहाँ पर आपकी बुक के अंदर एक लाइन लिखी गई है जिससे मुझे इख्तलाफ है। ये बात बोली गई बुक के अंदर कि ये जो रेस हैं ये एनोड से प्रोड्यूस होती हैं। बच्चे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये रेस एनोड से बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होती। हम लोग इनको एनोड रेस का नाम भी नहीं दे सकते। देखें जो कैथोड रेस हैं, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि वो कैथोड से प्रोड्यूस होती थी, जिस वजह से हम लोग इसको नाम दे देते थे कैथोड रेस का। लेकिन बच्चे जो पॉजिटिव रेस हैं ये एनोड से प्रोड्यूस नहीं हो रही, बल्कि ये कैसे प्रोड्यूस हुई कि जो गैस मौजूद थी उस गैस में से जब आपने इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद सिर्फ और सिर्फ जो पीछे चीज़ बच जाती थी वो थी पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज मूव करता था टुवर्ड्स द परफोरेटेड कैथोड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद होता था। तो ये पॉजिटिव रेस, पॉजिटिव आयन बेसिकली मूव करके जाते हैं और वो जो है ग्लो प्रोड्यूस करते हैं। तो एनोड रेस का हम लोग जो है वो इसको किसी भी तरह से नाम नहीं दे सकते। हर क्लासेस के अंदर यही बात बोली जाती है कि इन रेस को आप लोग एनोड रेस नहीं बोल सकते। दीज रेज आर ओनली ऑन कैनाल रेज, या फिर हम लोग इसको पॉजिटिव रेस का नाम देते हैं। आप लोग इसको एनोड रेस का नाम बिल्कुल भी नहीं दे सकते। अब बच्चे ये एटम जो होता है ना, एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो अभी तक दो फंडामेंटल पार्टिकल जो हैं वो डिस्कवर हो चुके थे। एक वो थे जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे, मतलब जिनको हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया था। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके ऊपर चार्ज मौजूद होते हैं नेगेटिव, और इसी तरह से ये जो गोल्डस्टाइन ने दूसरी रेस डिस्कवर कर ली थी, तो बच्चे इसकी भी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया गया था। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में से भी गुजारा गया, इसको मैग्नेटिक फील्ड में से भी गुजारा गया। तो उन्होंने देखा, जैसे मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूँ, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि कैथोड रेस को जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारते थे, चूँकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता था तो इस वजह से वो डिफ्लेक्ट हो जाती थी टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। लेकिन जब उन्होंने इन रेस को गुजारा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड में से, तो उन्होंने देखा कि ये रेस डिफ्लेक्ट होती थी टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, जिससे इन्हें आइडिया हुआ कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज मौजूद होगा, लाजमी तौर पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगा। तो इसका मतलब कि अभी तक दो रेस डिस्कवर हो चुकी, एक जिनको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया और दूसरी जिनका हम लोग पॉजिटिव रेस का नाम दे रहे हैं अभी तक। तो इसका मतलब इनके ऊपर लाजमी तौर पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो एटम चूँकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब एटम के ऊपर खुद के ऊपर किसी भी किस्म का चार्ज नहीं होता, लेकिन एटम के अंदर ऐसी चीज़ें मौजूद है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी मौजूद है और पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद है। तो इसका मतलब कि ये दोनों की दोनों चीज़ें लाजमी तौर पर आपस में बराबर होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो इसका मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, तो एटम को नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए था। अगर उसमें एक भी प्रोटॉन या पॉजिटिव रे ज़्यादा होती तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए था। लेकिन एटम चूंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने की वजह से हम लोग बोलते हैं कि एटम न्यूट्रल सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जब उसके अंदर मौजूद जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ बराबर होने चाहिए। तो एटम को जो है वो हम लोग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलते हैं। इसी बात को बुनियाद बनाकर जो है वो आगे प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी। बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट अगली बात है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड ऑन द गैस यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। अब बच्चे देखें यहाँ पर हमने कहा कि ये किस तरह से जो थी वो पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस हुई। कैथोड रेज से इलेक्ट्रॉन निकलते थे। यहाँ पर अगर ये न्यूक्लियस है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये कैथोड रेज इसके साथ आकर टकराती थी और टकराने के बाद दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलते हैं। एक वो इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन का नाम दे रहे हैं, और एक वो इलेक्ट्रॉन है जिसको हम लोग नॉकड आउट इलेक्ट्रॉन का नाम दे रहे हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है तो पीछे बच जाता है सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, और ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है फिर वो मूव करता है टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज
परफोरेटेड कैथोड, और इसमें से गुजर कर ये सुराखों में से गुजर कर पिछली दीवार के ऊपर जो है वो ग्लो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता था। अब बच्चे इसका मतलब जो पॉजिटिव रेज हैं ये बेसिकली क्या होती हैं कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद ये जो पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंस बच जाते हैं ना, बेसिकली यही क्या थी, इनको हम लोग बोलते हैं दीज आर द पॉजिटिव रेज। अब ये किस तरह से गैस के ऊपर डिपेंड करती हैं बच्चे, ज़रा इस चीज़ को समझिएगा। एक मैं यहाँ पर रख लेता हूँ हाइड्रोजन गैस, और एक हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन गैस की। बच्चे अगर हम लोग हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं तो हाइड्रोजन गैस एक ऐसी गैस है जिसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है सिर्फ एक प्रोटॉन, और उसके शेल के अंदर मौजूद होता है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। अब अगर कैथोड रेज इसके ऊपर आकर टकराती हैं और वो इसमें से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देती हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद पीछे ये जो पॉजिटिव चार्ज बचेगा, ये जो न्यूक्लियस बचेगा, इस न्यूक्लियस के अंदर फिर क्या चीज़ें मौजूद हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि इस न्यूक्लियस के पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन है, और इसके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल चुका है, तो इसके पास किसी भी किस्म का इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद नहीं है। लेकिन बच्चे इसके कंपैरिजन में अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं 8 प्रोटॉन। अगर इसके अंदर 8 प्रोटॉन है तो इसका मतलब इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी लाजमी तौर पे कितने होने चाहिए, वो भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो इसके वैलेंस शेल में या टोटल अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो इसके पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 8 होंगे। अब अगर आप लोग इसके ऊपर कैथोड रेज को फॉल करवाते हैं, अब कैथोड रेज क्या करती हैं, वो आकर इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देती हैं। जब आप लोग एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो पीछे फिर जो चीज़ बचेगी, जो एटम बचेगा या जो पॉजिटिव आयन बचेगा, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन होंगे, तो बच्चे इसके पास जो प्रोटॉन है वो हैं 8, और इसके पास अब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, पहले इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन थे 8, एक इलेक्ट्रॉन जब नॉकआउट हो चुका है तो पीछे इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे 7। तो देखें जब हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल की गई तो उसके नतीजे में जो पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हुआ उसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन था, इलेक्ट्रॉन कोई नहीं था। लेकिन अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के केस में जो पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हो रहा है उसके पास 8 प्रोटॉन हैं और उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मौजूद हैं। तो बच्चे फिर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होने की वजह से ज़ाहिर बात है कि फिर ये जो पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस होंगी ये लाजमी तौर पर डिफरेंट होंगी। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉजिटिव रेज होती हैं वो डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, गैस के ऊपर यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब। लेकिन बच्चे कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ कभी भी गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि कैथोड रेज बेसिकली सरासर प्रोड्यूस हो रही होती हैं किससे, कैथोड से। अब ये कैथोड से प्रोड्यूस होंगी, अब चाहे आप लोग उसमें हाइड्रोजन ले लें, ऑक्सीजन गैस ले लें, नाइट्रोजन ले लें, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी गैस ले लें, ये जो कैथोड रेज हैं ये हमेशा कैथोड से प्रोड्यूस होंगी, इनका गैस से कोई भी लेना देना नहीं होता। लेकिन जो पॉजिटिव रेज हैं चूँकि वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, तो जो आप लोग गैस इस्तेमाल करेंगे उसी का आयन प्रोड्यूस होगा। इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि जो पॉजिटिव रेज हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करेंगी गैस के ऊपर, लेकिन जो कैथोड रेज होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ कभी भी गैस के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं कर रही होती। गोल्डस्टाइन उस वक़्त इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन बाद में हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की बात भी करेंगे। उसी में रदरफोर्ड नामी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए ये बात साबित करने के लिए कि हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, बच्चे हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया अभी पिछली स्लाइड के ऊपर कि हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर और उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब वो यहाँ पर सिर्फ बात करें हाइड्रोजन न्यूक्लियाई की। अगर हम लोग हाइड्रोजन न्यूक्लियाई की बात करते हैं तो इसका मतलब आप लोग यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल दें। अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो बच्चे पीछे फिर सिर्फ आपके पास जो चीज़ बच जाती है वो एक प्रोटॉन बच जाता है, जिस प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज मौजूद होता है, पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। तो उसने प्रूव किया था कि हाइड्रोजन न्यूक्लियाई या फिर जो प्रोटॉन है ये प्रेजेंट होगा इन अदर न्यूक्लियाई एज वेल। अब हाइड्रोजन न्यूक्लियाई या प्रोटॉन मस्ट बी द फंडामेंटली बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ होल द न्यूक्लियाई, क्योंकि रदरफोर्ड ने ये प्रूव कर दिया था कि जो प्रोटॉन है वो लाजमी तौर पर तमाम के तमाम एलिमेंट्स के अंदर मौजूद होगा, तो फिर ये एक बिल्डिंग ब्लॉक कंसिडर किया जाता था। मतलब ये एक नया फंडामेंटल पार्टिकल के तौर पर सामने आया। तो जो हमने इस लेक्चर इस यूनिट के स्टार्ट में बात बोली थी कि जो एटम है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो कंसेप्ट ख़त्म हो चुका था। अभी तक हम लोगों ने दो रेस की डिस्कवरी के बारे में पढ़ लिया। पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेस का एज अ फंडामेंटल पार्टिकल कंसीडर किया और आज के लेक्चर में हम लोगों ने प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा।
बच्चे अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया और इस कॉन्सेप्ट की अच्छी तरह से समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो हमें याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।